हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड मैथ का गेस्ट पेपर। बच्चे देखो, यूपी बोर्ड मैथ के गेस्ट पेपर में जो है हम आगे बहुत सारे क्वेश्चनों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चे हमें ये जानना होता है कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आएगा। तो बच्चे देखिए, मैंने आपके लिए कुछ नोट करके रखा है पहले से कि आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 70 नंबर में आएगा। 30 नंबर का तो आपको अच्छे से पता है कि वो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं और जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाते हो। यहाँ देखो 70 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होता है। इन 70 नंबरों में सबसे पहले आपको यही लिखा होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब जितना भी आपको पेपर में प्रश्न दिया जाएगा उन सभी प्रश्नों को आप करेंगे। अब यहाँ लिखा है कि आपके जो पेपर होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में बटे होते हैं। एक होता है खंड अ, दूसरा होता है खंड ब। खंड अ में जो है बच्चे आपको लिखा है 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, और ये एक एक नंबर के होंगे, ये 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी। तो ये बच्चे आपका जो है 20 नंबर का तो ये हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न है। अब इसमें कहीं कोई चॉइस नहीं आएगा। जो 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे खंड अ में, ये सभी के सभी प्रश्न आपको करने होंगे। इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगा, इंटरनल आंतरिक कोई भी चॉइस नहीं होगा आपके लिए। आगे देखिए, और ये भी लिखा है जिनके उत्तर आपको OMR सीट पे भरने हैं। OMR सीट जो आपको मिलेगी उस पर आप भरेंगे बच्चे, आप क्या 20 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चे, OMR सीट पे कोई भी इरेजर, वाइटनर, पेंसिल इनका यूज नहीं होता है। आपको पता है ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज हम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, मतलब कुल प्रश्नों की संख्या ये जो है खंड अ में आपका जो 20 प्रश्न आता है, इसमें बच्चे ये पहला प्रश्न होता है। और ये जो है 5 प्रश्न होंगे खंड ब में। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, इसका मतलब ये हुआ कुल टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 6। और इस खंड ब में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो 50 नंबर के होंगे। और ये 50 नंबर बच्चे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें आप इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो, इसमें जो है आपको 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के अंक जो है उनके सामने दिया जाएगा। और इनमें खंड ब में आपको आंतरिक जो है चॉइस आपको मिलता है कि इनमें से कौन सा करना है। प्रश्नों में लिखा रहेगा, अगर आपको लिखा है ये अथवा ये, तो उन दोनों में से कोई एक आप करेंगे। तो इस खंड ब में बच्चे आपको चॉइस मिलेगा, लेकिन खंड अ में कोई चॉइस नहीं मिलेगा। कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 6 आपके पेपर में वर्णित होगी, लिखी हुई होगी, आप ये ध्यान देंगे। उन 6 प्रश्नों में बच्चे खंड ब के प्रश्नों में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है चॉइस मिलेगा कि आपको अगर ऊपर वाला क्वेश्चन कठिन लगता है नीचे वाला कर लो, नीचे कठिन ऊपर, कोई एक करना रहेगा। तो चलो, ये तो है हमारे पेपर का पैटर्न। अब हम बच्चे गेस्ट पेपर हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं बच्चे, मैं आपको करके बताता हूँ। और इसका जो है जो भी प्रश्न है, ठीक है, ये जो है आपको लास्ट में जो है जो भी प्रश्न मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इनका जो है फोटो लास्ट में आपके पास होगा। आप सभी नंबर देखेंगे, आप प्रश्नों को जो है करने के लिए आप दोबारा कोशिश कीजिएगा, वो तो यहाँ पे अभी लिख नहीं पाएंगे तो भी। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हम अपने पहले खंड अ में कौन कौन से प्रश्न हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। हमें एक प्रश्न दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न, जो पहला है वो क्या कह रहा है, तो वो आपको कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। परिमेय संख्या का मतलब परिमेय संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है। परिमेय संख्या का मतलब सिर्फ हमें पता है P/Q के फॉर्म का होता है और Q 0 के बराबर नहीं होता है। प्रश्न जो भी है वो बच्चे आपको मिल जाएंगे। लिखा हुआ है इस प्रश्न में कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, तो ये P/Q के फॉर्म में होता है, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब देखो, ये भी है तुम्हारा हो गया परिमेय संख्या और ये भी तुम्हारा हो गया परिमेय संख्या।
अब इसका जो होगा शांत और इसका हो जाएगा अशांत। यहाँ आपको पता है कि ये बच्चे देखो ये डिविजिबल है, ये कट जाएगा 0.5 में, ये 0.3333। तो अब यहाँ ये दोनों आ रहे हैं, तो पहला कह रहा है अशांत होगा, अशांत भी है, शांत होगा, शांत भी है, और इसके जो ऑप्शन आगे दिए गए हैं तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों। तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा बच्चे वो आपका तीसरा ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ समझा तो दे रहा हूँ, तो ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, मैं इसका फोटो बच्चे पहले ही लगा दूंगा या बाद में लगा दूंगा, ठीक है। अब आइए बच्चे इसमें हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि क्या दिखा है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमें ये लिखा हुआ है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शून्येतर परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, और दूसरा एक अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों का गुणनफल। बच्चे देखो हम तुमको नंबरों से समझाएंगे। एक कोई परिमेय संख्या हो, तो बच्चे आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए, ये सब परिमेय ही 1 है, 1/2 ले लीजिए, सब परिमेय संख्या है। कह रहा एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √2 √3 कोई भी करड़ी के अंदर होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा बच्चे अपरिमेय आपको मिलेगा। तो इसमें लिखा है सदैव अपरिमेय, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका है सदैव अपरिमेय, ठीक है। तो ये आपका आ गया अपरिमेय संख्या। अब बच्चे हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में लिखा है रेखाओं, दो रेखा है, एक रेखा x बराबर 0 है और दूसरा रेखा आपको दिया है 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु आपको बताना है ये दोनों लाइनें कहाँ कटेंगी। अब अगर हम बात करेंगे तो देखो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ जो है इस पे बच्चे y 0 होता है, और ये जो लाइन जो आपको खींची गई है, ठीक है, यहाँ x 0 होता है। तो x 0 का तो ये ग्राफ हो ही गया पहले से। जब इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा 2x + 3y = 12, तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो x की वैल्यू एक बार 0 रख के देखें। ये देखो बच्चे मैं तुमको ऐसे समझा रहा हूँ, ये और भी आसान आप कर सकते हो। x की वैल्यू यहाँ बस 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 0 ही पे आपको बताना था। तो ये तो आंसर आपका आ जाएगा बच्चे 0 और 4, ठीक है। ये ऐसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इसको दिखाइए तो आप इसे कैसे दिखाएंगे। तो देखो x = 0 ये होता है, y = 0 ये लाइन होती है। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चे, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए दो हम हल निकालेंगे। कौन से? अगर x में 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो y की वैल्यू 4 होती है। y की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूँ तो x की वैल्यू बच्चे 6 होती है। अब देखो ये तुम्हारे पास जो है आप देख रहे हो, एक होगा 0 4 और दूसरा होगा 6 0। अब ये बच्चे देखो 6 0 यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। तो ये बच्चे आप एक लाइन ड्रा करोगे, और ये कह रहा था ये दोनों लाइनें कहाँ मिली हैं, तो ये दोनों लाइनें यहाँ मिली हैं, और इसका क्या है निर्देशांक, तो 0 और 4। ये एक सही तरीका। अब बच्चे देखिए आगे एक प्रश्न दिया है 4 नंबर, वो लिखा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 कि वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। अब देखो बच्चे आपको दे दिया है, ये पहले चैप्टर से है, आपका पहले चैप्टर से है, और ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 70 और 125 को बच्चे किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि डिवाइड करने पे इसमें से 5 बचे और इसमें से 8 बचे। तो आपको अच्छे से पता है ये कैसे निकालते हैं। दोनों को बच्चे जो बचता है उसी को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 117। अब इन दोनों का बच्चे तुमको अच्छे से पता है, तुमको क्या निकालना होगा, तो HCF निकालना होगा, और HCF निकालोगे तो ये जाएगा 1 टाइम में, ये हो जाएगा 65, यहाँ हुआ बच्चे 2 और यहाँ आपके पास हो जाएगा 6 5 11। अब यहाँ से बच्चे करेंगे तो यहाँ आएगा बच्चे एक बार में जाएगा, और ये आप देख रहे हो
52 होगा, 52 होगा, और ये 3 बचा और ये 1 बचा। अब 52 को भाग दोगे 13 से, तो 13 चौको 52। तुमको अच्छे से पता है कि ये बच्चे 13 वो नंबर है जिससे ये दोनों नंबर कटेंगे। तो बच्चे, और अगर 13 से इसको और इसको डिवाइड करूं तो 13 को जब 70 में भाग दूंगा 13 से तो 5 बचेगा, 125 को 13 से भाग दूंगा तो बच्चे 8 बचेगा। तो वो आंसर क्या आपका हो जाएगा बच्चे? आंसर आपका हो जाएगा 13। वो आपकी संख्या है जो इन दोनों को भाग देने पे बचेगी। प्रश्न 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रश्न 5 क्या है। समीकरण 2x प्लस ay इक्वल टू 1 और दूसरा दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। कह रहा का कोई हल नहीं होगा। बच्चे देखो कोई हल नहीं होगा, ये आपका तीसरा चैप्टर है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, इसका क्या कंडीशन होता है बच्चे? आप जानते हो इसका कंडीशन होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होती है, ये बच्चे आपके पास होनी चाहिए। तो a1 इसको बोलते हैं, a1 b1 c1। तो यहाँ मैं वैल्यू अगर रखूँगा तो ये हो जाएगी 2/3 और ये हो जाएगा a अपान -5। जब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे a इक्वल टू या 3a इक्वल टू 5 2 जा -10। भाई 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -10/3। तो ये वो जवाब है कि इन दोनों के लिए कोई हल नहीं होगा। a की किस वैल्यू के लिए? तो a की वैल्यू -10/3, और ये जो है ऑप्शन इसका तीसरा ऑप्शन है। इसमें बच्चे चौथे का जो है वो आपका पहला ऑप्शन था। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 6 दिया है, और 6 बच्चे देखो ये चौथे चैप्टर से है, और ये क्या है प्रश्न? तो लिखा है द्विघात समीकरण। आपको एक द्विघात समीकरण दिया है। तो द्विघात समीकरण जानते हैं बच्चे, द्विघात समीकरण का जो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ये कहता है कि वो कोई भी अगर इक्वेशन आपको दिया है, समीकरण दिया है, तो वो हमारा ax² प्लस bx प्लस किसके फॉर्म में होना चाहिए? c के फॉर्म में होना है। तो आपको देखो क्या दिया है प्रश्न 6, 2x² माइनस 4x और +3 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इनके बारे में आपको बताना है। लिखा है पहले दिए गए समीकरण का विवितकर 0 से कम है। सबसे पहले विवितकर निकाल के देखिए d, और d होता है b² माइनस 4ac। हमको अच्छे से पता है ये a है, ये b है, ये c है। तो जब b का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर 4, और a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो 16 और 4 दूनी 8 3 की 24, ये आ गया बच्चे -8। तो d की जो वैल्यू है वो बच्चे 0 से कम है। तो इसमें कह रहा है पहला कि दिए गए समीकरण का विवितकर 0 से कम है, सही बात। दूसरा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तुमको पता है बच्चे d की जब वैल्यू 0 से कम होती है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये काल्पनिक होते हैं, तो ये भी सही है। और c कह रहा समीकरण का विवितकर 0 है, c तो हमारा बच्चे गलत हो गया। और d कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी गलत। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे, इसमें इसने ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है बच्चे देखिए। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है कि a और b दोनों सही हैं। तो पहला ही ऑप्शन है बच्चे, क्योंकि a और b दोनों सही हैं। अब आइए बच्चे, आपका 7वां क्वेश्चन जो है वो आपके 7वें ही चैप्टर से है, और आपको पता है 7वां चैप्टर क्या है बच्चे? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए 7वां चैप्टर क्या है आपका, इसमें लिखा है बच्चे AOBC। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वो है AO। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चे AOBC। बच्चे देखो प्रश्न में जो है थोड़ा सा गलती दिया हुआ था, जो आपके पास
प्रश्न जाएगा। ओ की वैल्यू 0 0 है, बी की वैल्यू बच्चे 5 और 0 है, और सी की वैल्यू नहीं दिया है, और ए की वैल्यू 0 और 3 दिया है। कह रहा है इसका विकर्ण बताओ। तो तुमको पता है बच्चे, जब भी कोई कोऑर्डिनेट ड्रा होता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बढ़ता है और इसको विकर्ण कहेंगे। तो ए बी की जो वैल्यू निकालना होगा तो ए बी स्क्वायर जो होता है बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। अब ओ से बच्चे ए कितनी दूरी पे है, तो देखो यहाँ लिखा है बच्चे 0 3, तो ये बच्चे 3 यूनिट की दूरी पे है, और बी जो है वो 5 यूनिट की दूरी पे है। तो ओ ए हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, और ये हो जाएगा 34। ए बी की वैल्यू तो ये रूट के अंदर आ जाएगी, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी करड़ी में 34। और ये जो है इसका विकल्प कौन सा सही है, तो वो तीसरा विकल्प सही है। अब अगर हम बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न की, तो 8वें प्रश्न में दिया हुआ है, 8वां प्रश्न जो है ये भी बच्चे चौथे चैप्टर से है, और ये लिखा हुआ है चौथे चैप्टर से। हाँ, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, और इसका एक मूल दे दिया है, आपको एक मूल दे दिया है 1/2। तो आपको कह रहा है के की वैल्यू बताइए, के का मान बताना है। तो एक वैल्यू, एक बच्चे तुमको मूल दे दिया है 1/2, तो एक मूल इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू रख दे। तो 1/2 का स्क्वायर के और 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। ये हो जाएगा 1/4 के/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब इन दोनों को अगर हम देखो 5/4 और 1/4, तो 5 में से 1 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो k/2 बराबर 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी, k का मान हो जाएगा 2 इकाई 2। तो ये हो जाएगा इसका जो विकल्प कौन सा है, पहला सही है। तो अब बच्चे देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपके पाठ 6 से आया है। प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपके पाठ 6 से है, और वो क्या है प्रश्न नंबर 9, तो चलिए देखते हैं। बच्चे देखो, प्रश्न नंबर 9 में अच्छी बात ये है कि जो पाठ नंबर 6 होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें बच्चे थेल्स थ्योरम जो होता है उसको आप मान के चलिए कि वो आपसे पूछा जाता है, और वो बड़े नंबरों में ही पूछा जाएगा। तो अब देखो, इसमें दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड दिया है, ठीक है। समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, और प्रश्न संख्या 9 जो है, अगर दो समरूप त्रिभुज हों, ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, दोनों बच्चे समरूप हों, तो इनके सब जो कोण होते हैं वो बच्चे बराबर होते हैं, ये आपको पहले से पता है, और इनकी जो भुजा होती है वो अनुपात में होती है। तो यहाँ बच्चे पहली बात भी सही है, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, बात सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती, ये दोनों बातें सही हैं। और तीसरा कह रहा है उपर्युक्त दोनों, तो बच्चे उपर्युक्त हमारा दोनों ही होगा, ठीक है, यही दोनों हमारे जो है होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा 9 नंबर का ऑप्शन 3 होगा। बच्चे देखो, प्रश्न संख्या 10 जो है ये थोड़ा सा जो है एरर हमको लगता है, लेकिन फिर भी देखिए, लिखा है त्रिभुज ABC में, आपको लिखा है एक त्रिभुज है ABC, और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें लिखा है जो कोण C है वो बच्चे 90 डिग्री का है, और AC जो है वो आपका दिया है 3 सेंटीमीटर का, और BC दिया है 4 सेंटीमीटर का। कह रहा है C से जाने वाली माध्यिका की माप, तो माध्यिका की माप आपको बतानी है। अब यहाँ बच्चे देखो, दो बातें होती, अगर ये माध्यिका बच्चे एकदम इसके 90 डिग्री से ही जाती है तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, ये 3 है, ये 4 है, तो AB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। AB बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 16, और ये हो जाएगा 25, और इसकी वैल्यू होती है 5। तो ये हो गया बच्चे 5। अब अगर हम कहें ये माध्यिका है, तो बच्चे ये दोनों को
2.5 2.5 पे बच्चे डिवाइड करेगी। अब बच्चे देखो, अगर मैं इधर से निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू अलग होगी, इससे निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू अलग होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं इसको, इस पॉइंट का नाम डी ले लेते हैं, तो सी डी की वैल्यू अगर हम ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, तब बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर निकालेंगे और ये करड़ी में, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 2.5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 6.25 और घटाएंगे बच्चे तो आपको अच्छे से पता है कि 16 से ये गया तो 6, ये 9 दशमलव कुछ होगा 75 होगा, और इसकी वैल्यू बच्चे लगभग जो होगी 3 पॉइंट समथिंग होगी। अगर 3 दशमलव कुछ है तो बच्चे देखो इसमें 3.15 दिया है, तो हम बच्चे हम तीसरे ही ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि वो तीसरा ही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 11 की, तो 11 में बच्चे देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 11 जो है वो भी बच्चे अगर हम बात करें तो वो किससे है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई। तो बच्चे देखो ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टिकुलर चैप्टर के नाम से, क्योंकि इसमें निर्देशांक नहीं दिया तो 7वां नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी ये 7वें में ही जाएगा, निर्देशांक तो नहीं दिया है। ये बच्चे अगर हम बात करें तो ये सब जो है चीज़ें आप पहले पढ़े हैं, ये नहीं कि कक्षा 10 में ही आप पढ़े हैं, आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे। और देखिए ये क्या है, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या जो 11 है वो ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की, तो समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि पैरेललोग्राम, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इनके विकर्ण आपको दिए, एक दिया है 16, ये बच्चे दिया है 16। इनकी खास बात होती है कि इनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बच्चे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है समचतुर्भुज दिया है बच्चे, इसका मतलब पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस, ये सभी साइड बराबर होगी बच्चे, ये क्या होगी, सभी साइड बराबर होगी, मतलब ये बराबर इसके है, इसके है और इसके है, और ये 90 डिग्री पे होता है। अब ये 12 है, ये कुल टोटल तो ये 6 होगा। अब देखो तुम ध्यान से कि अगर हम किसी एक ट्रायंगल को निकालते हैं बच्चे, तो ये 8 है, ये 6 है, यहाँ 90 डिग्री है, और तुमसे इसकी साइड पूछी जा रही है। इसमें हम लगा देंगे बच्चे कौन सा प्रमेय, तो आपको पता है पाइथागोरस का। और अगर इसका नाम मैं लिखता हूँ AB और इसका नाम O है, तो यहाँ नाम पूरा लिख दे रहा हूँ ABCD, और ये बिंदु O है। तो यहाँ अगर AB की वैल्यू हम निकालें तो करड़ी के अंदर AO का स्क्वायर होगा और BO का स्क्वायर होगा। AO का स्क्वायर होगा 8 का और इसका होगा 6 का, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 6 का होगा 36, इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा, और इसकी भुजा जो आएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये बच्चे आपका हो गया समचतुर्भुज का मतलब हो गया बच्चे वो एक रोम्बस है, चारों साइड बराबर है। तो हम बच्चे हमने आपको ख़त्म कर दिया क्वेश्चन नंबर 11, और ये ऑप्शन जो है इसका दूसरा है। आपको दिया है बच्चे आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 नंबर का प्रश्न दिया है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये भी बच्चे एक आपका प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि दो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और उनके बच्चे एरिया का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो क्या होता है। तो हमारे पास होता है बच्चे क्षेत्रफल अगर दिया हो, एक ट्रायंगल ABC हो और दूसरा क्षेत्रफल आपके पास हो PQR, तो ये क्या होता है बच्चे AB अपान PQ का होल स्क्वायर। ये आपका एक थ्योरम होता है और इसी में बस वैल्यू आप रख दीजिए। लिखा दो भुजाएं दिया है बच्चे 4 और 9 के अनुपात में है, तो यहाँ बच्चे हो जाएगा इनका क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 81 बच्चे 16 और 81 होगा। ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। तो ये आपको मैंने बता दिया बच्चे, क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है 13 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो दिया है 4 tan थीटा बराबर 3। तो बच्चे tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। ये हम अपने पास रख लेते हैं। इसने हमसे पूछा है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो बच्चे ये tan की वैल्यू है, हम इसी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ भी बच्चे हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं कॉस से, और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं कॉस से। तो देखो साइन में कॉस को भाग दोगे तो साइन बटे कॉस जो होता है वो tan होता है, तो ये बदल जाएगा 4 tan थीटा, और कॉस से कॉस को भाग दोगे तो 1 आएगा, इसको दोगे तो 4 और ये tan थीटा और प्लस 1। बस वैल्यू रख दो tan की, 4 × 3/4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 × 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, तो 3 में से 1 जाएगा 2, और 3 में 1 जोड़ देंगे 4, ये आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 जो है इसका तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये भी बच्चे देखो 8वें ही चैप्टर से था, ये भी 8वें चैप्टर से ही है। लिखा है sin 75 और बच्चे देखो cos 15। तो बच्चे एक चीज़ ध्यान देना, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनका जवाब 1 आएगा तुरंत 1। देखो कैसे, किसी एक को बदल दीजिए, साइन अपनी जगह पे है, 75 को मैं लिख सकता हूँ 90 में से 15 को घटा दूँ तो 75 आएगा, और नीचे cos 15 है। ये फार्मूला होता है बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा cos 15, और नीचे पहले से है बच्चे cos 15, कट जाएगा तो 1 आएगा, और इसका ऑप्शन जो होगा ये दूसरा ऑप्शन है। तो मैंने आपको बता दिया 14 तक। अब बच्चे आप देखिए, अब इसके बाद जो है 14 के बाद बच्चे आगे के क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे आपको जो है बताऊंगा। बच्चे आप हमारे चैनल को बच्चे सारी मैं 2023, 2022, 2021 के सभी पेपरों को सॉल्व कराऊंगा, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बटन बच्चे आपको ऑन कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ आपको नोटिफाई मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।